हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि विद जीत। तो दोस्तों, हमारी एक टेस्ट श्रृंखला चल रही थी और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टेस्ट संख्या 17 है, जो कि हिंदी का आज यह पहला टेस्ट है। दोस्तों, जो ये टेस्ट है वह यूके ट्रिपल एससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन है चौरस, बी तनिक, सी उड़ाना और डी कौन सा। तो जल्दी से आप अपना निशान लगाइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ाना। इसमें उड़ाना विशेषण नहीं है, जहाँ चौरस, तनिक और कौन सा यह सब विशेषण है। अपेक्षा उड़ाना के उड़ाना है यहाँ पर क्रिया, जो कि सकर्मक क्रिया होगी। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की सराहना होती है, उपयुक्त वाक्य में विशेष्य बताइए। तो दोस्तों, इस वाक्य में हमने विशेष्य बताना है। प्रतिभाशाली बच्चों की सराहना होती है। ए ऑप्शन है प्रतिभाशाली, बी बच्चे, सी सराहना और डी होती। जल्दी से आप अपना इसमें निशान लगाइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चों की सराहना होती है। इसमें दोस्तों जो प्रतिभाशाली है वह विशेषण है और बच्चे जो हो गए वो विशेष्य है। देखिए दोस्तों, विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वहीं विशेष्य उन्हें कहते हैं जो कि उन शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर क्या है, संज्ञा। तो इस संज्ञा की विशेषता प्रतिभाशाली बता रही है, इस कारण बच्चे यहाँ पर विशेष्य होगा और प्रतिभाशाली जो की विशेषता बता रहा है बच्चों की, वो वहाँ पर विशेषण होगा। तो सेकंड का सही आंसर है बी बच्चे। थर्ड क्वेश्चन, बुरे और कुटिल लोग अनुचित व असंयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो इसका ए ऑप्शन है 2 विशेषण और 2 विशेष्य। दूसरा है 2 विशेषण और 3 विशेष्य। सी ऑप्शन है 4 विशेषण और 3 विशेष्य और डी ऑप्शन है 4 विशेषण और 2 विशेष्य। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 का आप अपना निशान लगाइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 4 विशेषण और 2 विशेष्य। एक बार फिर से इस वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक विशेषण तो हो गया बुरे, ये विशेषता बता रहे कि लोग किस तरीके के हैं, बुरे। दूसरा हो गया कुटिल, तो विशेषण कौन कौन से हो गए, बुरे, कुटिल। तीसरा है अनुचित और चौथा असंयमित। तो इसमें हो गए 4 विशेषण और विशेष्य हो गए 2, जिसमें लोग और व्यवहार। क्योंकि लोग की विशेषता बुरे और कुटिल बता रहे हैं, इसलिए बुरे कुटिल विशेषण और लोग विशेषता, और व्यवहार की विशेषता बता रहे हैं अनुचित और असंयमित। तो इस आधार पर इसका आंसर हुआ डी ऑप्शन, 4 विशेषण और 2 विशेष। दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है। उपरोक्त वाक्य में आपने यह बताना है कि घोर क्या है। ए ऑप्शन है विशेष्य, बी विशेषण, सी प्रविशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। तो जल्दी से आप अपना निशान लगाइए दोस्तों इसमें। ठीक, तो इसका आंसर है प्रविशेषण। घोर यहाँ पर प्रविशेषण है। देखिए, प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है, यहाँ पर बालक हो गया विशेष और परिश्रमी हो गया विशेषण। और यहाँ पर जो घोर शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रविशेषण है, क्योंकि प्रविशेषण वह शब्द होते हैं जो कि विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर घोर शब्द परिश्रमी की विशेषता बता रहा है, इस आधार पर यह प्रविशेषण हुआ। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्यासा का तत्सम रूप क्या है। ए ऑप्शन प्यासा, बी पिपासा, सी प्यास और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्यासा का जो तत्सम शब्द होता है वह पिपासा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपने यहाँ बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। पहला है भवन, दूसरा आंख, तीसरा प्राध्यापक और चौथा दधी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंख। तो दोस्तों, आंख तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम होता है अक्षु। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आंख। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द
बताइए कौन सा शब्द देशज है, यानी कि वह शब्द जो देश में उत्पन्न होते हैं, देश में जन्मे हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ए ऑप्शन है अग्नि, बी सूरज, सी मयूर और डी तेंदुआ। जल्दी से आप अपना निशान लगाइए दोस्तों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है तेंदुआ। दोस्तों तेंदुआ जो शब्द है वह देशज शब्द है, इसकी उत्पत्ति ये हमारे देश में ही हुई है। आइए अगले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता वह क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर काफ़ी सारे प्रकार के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। ये होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसमें हमने बताना है कि जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत हमें ज्ञात नहीं होता वह कौन से शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनकी व्युत्पत्ति यानी कि वह कहाँ से उत्पन्न हुए हैं उसका स्रोत हमें नहीं पता है, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इन 4 दिए गए वाक्यों में सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन वह मेरे पीछे पैदा हुआ था, बी ऑप्शन वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था, सी ऑप्शन वह मेरे बाद पैदा हुआ था, डी ऑप्शन मैं उसके आगे पैदा हुआ था। तो जल्दी से आप इसमें अपना निशान लगाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था। दोस्तों आइए आगे चल के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है अमरूद किस भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि अमरूद जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए तुर्की, बी अरबी, सी फारसी और डी पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फारसी। अमरूद फारसी भाषा का शब्द है। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कबीरदास, बी अमीर खुसरो, सी सूरदास और डी रैदास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सी सूरदास। जी हाँ दोस्तों, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। दोस्तों अष्टछाप की स्थापना गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। उसमें 8 जो ये हिंदी के कवि थे, इन कवि में सर्वश्रेष्ठ सूरदास माने जाते थे, इस कारण इनको अष्टछाप का जहाज बोला जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी कुमाऊं के अंतर्गत आती है। ए कुमैया, बी जोहारी, सी रचभैसी और डी फाल्दा कोटी। तो दोस्तों उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से इसको अलग अलग हम भौगोलिक विभाजन में बांटते हैं, जिसमें इसके कुछ जिले पूर्व की ओर, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ उत्तर की ओर और कुछ दक्षिण की ओर है। तो इसमें बोला गया है कि पश्चिमी कुमाऊनी वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फाल्दा कोटी। दोस्तों ये फाल्दा कोटी जो है ये अल्मोड़ा के ऊपरी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाल्दा कोटी। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 21 फरवरी ए, बी 21 मार्च, सी 21 अप्रैल और डी 21 मई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 फरवरी। दोस्तों 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमने बताना है कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है जगन्नाथ, बी केशव, सी माधव और डी केटव। तो दोस्तों केशव, जगन्नाथ और माधव कृष्ण के पर्यायवाची हैं और केटव कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। 15th क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मैंने अपनी कार पवन को दे दी। तो उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए है करण कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और डी है अधिकरण कारक। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने ऑप्शन पे निशान लगाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है संप्रदान कारक। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इसमें पूछा है मैंने अपनी कार पवन को दे दी।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर को कारक का प्रयोग किया गया है तो ये इसका आंसर संबंध कारक होना चाहिए, और अधिकांश लोगों ने इसका आंसर संबंध ही बताया होगा, लेकिन दोस्तों इसका आंसर संबंध कारक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक के ये 3 अपवाद होते हैं। उन 3 अपवादों में से एक अपवाद यह भी है कि जब कभी कोई वस्तु किसी व्यक्ति को सदैव सदा के लिए दे दी गई है तो ऐसे केस में वहाँ पर जो कारक का प्रयोग किया जाएगा वह संप्रदान कारक है। जैसे मैंने अपनी कार पवन को दे दी, तो जो कभी कोई वस्तु किसी व्यक्ति को सदा के लिए दे दी जाए तो ऐसी स्थिति में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 3 ओवरऑल कंडीशन बनती है जहाँ पर अपवाद के तौर पर संप्रदान कारक आता है। उसमें यदि आप कभी किसी को नमस्कार, प्रणाम या ग्रीटिंग वगैरह दें तो इस केस में संप्रदान कारक होगा। दूसरा, जब कभी कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दी जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा, लेकिन जब कभी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु सदा के लिए ना दी जाए यानी कि कुछ समय के लिए दी जाए तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, तो आप धोबी को कपड़े धोने के लिए देते हैं, तो यहाँ पर आप अपने कपड़े उनको सदैव ना दे करके किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए देते हैं, तो इस स्थिति पर वहाँ पर संबंध कारक होगा और यहाँ पर संप्रदान कारक। और तीसरा कंडीशन है जब कभी भी आप कोई कथन या कोई बात इस तरीके की बोलते हैं जो कि देवी देवताओं को समर्पित होती है, तो ओवरऑल ये टोटल 3 अपवाद हैं संप्रदान कारक के। तो दोस्तों आगे चल करके हम हिंदी की भी एक व्यवस्थित क्लासें ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया उपरोक्त जो दिया गया विराम चिन्ह है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये विराम चिन्ह दिया गया है यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता है। ए पाद बिंदु, दूसरा पाद चिन्ह, सी निर्देशक चिन्ह और डी तुल्यता सूचक। तो आप अपने निशान लगाइए दोस्तों। इस 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है पाद बिंदु। तो दोस्तों इस चिन्ह को पाद बिंदु के नाम से जाना जाता है। वहीं पाद चिन्ह जो होता है वो पद में लगने वाला चिन्ह होता है डैश। निर्देशक चिन्ह किसी को डायरेक्ट करने के लिए वाक्य के सामने लगाया जाता है। डी और तुल्यता सूचक इज इक्वल टू के साइन को तुल्यता सूचक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थान पर कोई कार्य अभी अभी हुआ है वह भूतकाल का कौन सा प्रकार माना जाएगा। आपके ऑप्शन है ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी हेतु मद भूतकाल और डी आसन्न भूतकाल। तो दोस्तों भूतकाल के मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है पूर्ण भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा हेतुमत भूतकाल और छठा संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों सामान्य भूतकाल यानी कि जब कोई कार्य सामान्य तरीके से बीते होने का संकेत देता हो तो ऐसी कंडीशन में सामान्य भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल वह कंडीशन होती है जिसमें कोई कार्य पूर्ण रूप से कभी भूतकाल में घटित हो चुका है। वहीं हेतुमत भूतकाल का वह प्रकार होता है जिसमें भूतकाल का कोई कार्य किसी दूसरे कार्य यानी कि किसी दूसरे कार्य के ऊपर आश्रित होता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे काल को हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसन्न भूतकाल, यानी कि जिस स्थान पर कभी कोई कार्य अभी अभी हुआ है तो ऐसे भूतकाल को आसन्न भूतकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइए 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्का बदल गया नामक कहानी के कहानीकार कौन है। ए ऑप्शन कृष्णा सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी निर्मला वर्मा और डी राहुल सांकृतायन। दोस्तों आप अपने निशान जल्दी लगाइए इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्णा सोबती। तो सिक्का बदल गया नामक जो कहानी है इसकी कहानीकार हैं कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 19 व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो आपने बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द किस प्रकार का शब्द है। ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी विशेषण और डी अव्यय। तो दोस्तों प्रेम जो ये शब्द है यह व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि प्रेम शब्द से हमें मन में उत्पन्न होने वाले प्रेम यानी कि जो कि एक प्रकार का भाव है उस भाव का बोध होता है, तो इस कारण यह किस प्रकार की संज्ञा कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा। आइए दोस्तों आज अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे शोर मचाएंगे उपरोक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है। ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से आप अपना निशान इसमें लगाइए। दोस्तों वाच्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वाच्य होता क्या है। दोस्तों वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय,
यानी कि क्रिया के लिए, क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया के अगर ऐसा रूप जिससे हमें क्रिया के होने का पता चलता है, यानी कि क्रिया के मुख्य विषय के कब पता चलता है, तो ऐसे विषय को वाच्य कहते हैं। अब वह वाच्य यदि कर्ता के संबंध में मिल रहा है तो कृतवाच्य, के कर्म के होने का बोध पता चल रहा है तो कर्मवाच्य, और क्रिया के रूप से भाव का बोध हो रहा है तो ऐसे शब्द को भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे शोर मचाएंगे, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कर्ता के द्वारा क्रिया किया जा रहा है, यानी कि क्रिया के रूप का पता कर्ता के द्वारा चल रहा है, तो ऐसे संबंध में इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा कृतवाच्य। तो आपके 20th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कृतवाच्य। दोस्तों अब क्योंकि हमने हिंदी के टेस्ट शुरू कर लिए हैं, आपके ये आज के टेस्ट पहला टेस्ट था हिंदी का, ओवरऑल 17th ये टेस्ट चल रहा है हमारी इस टेस्ट सीरीज़ का। अब क्योंकि हमने हिंदी के टेस्ट शुरू कर दिए हैं तो अब हमारे हिंदी के सभी जो भी टेस्ट होंगे वह नियमित रूप से मिलते रहेंगे आपको। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और जल्द ही हम लोग एक विशेष श्रृंखला शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य की, क्योंकि उत्तराखंड SSS के द्वारा हमारे उत्तराखंड के एग्जाम्स में हिंदी साहित्य का एक मेजर पोर्शन सा रहता है जिसमें हिंदी साहित्य से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्द ही हम एक अलग कोर्स के साथ मिलेंगे जिसमें हिंदी साहित्य के रूप में विशेष रूप से वहाँ पर हमारी आपके लिए तैयारी की जाएगी। दोस्तों यदि अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि कोई विशेष टॉपिक में हमें आपको वीडियो देनी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर कमेंट करिए, और हमारी ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप लगातार एवं पूरी ज़रूर देखिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।